नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 4 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप वह 4 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय मतलब एसआई इकाई है। आपको बताने की चाल की एसआई यूनिट क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है आपका मीटर प्रति मिनट और डी ऑप्शन है आपका किलोमीटर प्रति सेकंड। तो चाल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। आपको बताने की विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है कूलाम, सी ऑप्शन है एम्पियर और डी ऑप्शन है ओम। तो विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, एम्पियर। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पियर। जो वोल्ट है ये किसकी एसआई यूनिट है, तो वोल्ट है आपकी विभवांतर की एसआई यूनिट। किसकी है, विभवांतर। ठीक है, कूलाम किसकी एसआई यूनिट है, ये है आपकी आवेश की। और जो ओम है यह किसकी एसआई यूनिट है, यह है प्रतिरोध की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी अनुप्रास्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, समय है और I क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। आपको बताने की किसकी एसआई यूनिट वोल्ट है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है विद्युत आवेश, सी ऑप्शन है विद्युत धारा और डी ऑप्शन आपका विभवांतर। तो वोल्ट किसकी एसआई यूनिट है, वो है आपकी विभवांतर की। किसकी है, विभवांतर की। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत आवेश की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलाम। क्या है भाई, कूलाम। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। प्रतिरोध किसकी एसआई यूनिट है, सॉरी, प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो है आपकी ओम। क्या है, ओम। और जो आपका विद्युत धारा है इसकी एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है। आपको बताने की इनमें से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है, यूनिट समान नहीं है। ए चाल और वेग, बी कार्य और ऊर्जा, सी दूरी और विस्थापन और डी बल और दाब। तो जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें किसकी इकाइयां समान नहीं है, किसकी यूनिट समान नहीं है, तो वो बल और दाब की। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बल की होती है आपकी न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और दाब की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल। ठीक है, तो इन दोनों की समान नहीं है। जबकि कार्य और ऊर्जा की क्या होती है, समान होती है, जूल। क्या होती है यूनिट, जूल। ठीक है, विस्थापन और दूरी की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी मीटर। क्या होती है, मीटर। ठीक है, चाल और वेग की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इन तीनों की समान है। जबकि डी ऑप्शन जो आपका बल और दाब है इनकी समान नहीं है, क्योंकि बल की क्या होती है, न्यूटन होती है और दाब की क्या यूनिट होती है, वो होती है आपकी पास्कल। ठीक है भाई, आया समझ आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। आपको बताने की किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए लक्स, बी मोल, सी टेस्ला और डी जूल। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मोल का। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 764 वाट, बी ऑप्शन आपका 768 वाट, सी ऑप्शन आपका 746 वाट और डी ऑप्शन आपका 786 वाट। तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, वो होती है आपके 746 वाट के। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट के। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7,
1 मीटर किसके बराबर है, आपको बताने की 1 मीटर किसके बराबर होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 10 टू द पावर -6 माइक्रोन, बी ऑप्शन है 10 टू द पावर 6 माइक्रोन, सी ऑप्शन है आपका 10 टू द पावर 3 माइक्रोन और डी ऑप्शन है आपका 10 टू द पावर 3 माइक्रोन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर कितने फीट के बराबर होता है, तो 3.2 फीट के बराबर होता है। 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर -3 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर कितने पिकोमीटर के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर कितने फेम्टोमीटर के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर 15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। आपको बताने की प्रदीप्ति की माप किसका उपयोग करके की जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका मिली वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है आपका स्ट्रोबोस्कोप, सी ऑप्शन आपका लक्स मीटर और डी ऑप्शन आपका पीएच मीटर। तो प्रदीप्ति या इल्यूमिनेशन की जो माप की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्स मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, 1 kWh बराबर, आपको बताने की 1 kWh किसके बराबर होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। रेलवे ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ है, 18 18 18 और एएलपी में भी आया हुआ है 2018 में। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, बी ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, सी ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल और डी ऑप्शन है आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो 1 kWh किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। आपको बताने की 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 100 वाट, बी ऑप्शन है आपका 10,000 वाट, सी ऑप्शन है आपका 10 वाट और डी ऑप्शन है आपका 1000 वाट। जैसे किलोवाट से पता चल रहा है तो 1000 वाट हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1000 वाट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका ऊर्जा, बी ऑप्शन है दूरी, सी ऑप्शन है शक्ति और डी ऑप्शन है वेग। तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, वो मापा जाता है दूरी को। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर के। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका एंटोनी लेवोजियर, बी ऑप्शन है आपका जोसेफ प्राउट्स, सी ऑप्शन है आपका डेमोक्रिट्स और डी ऑप्शन है आपका जॉन डाल्टन। तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में किसने बुनियादी सिद्धांत दिया, तो जॉन डाल्टन ने दिया है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। आपको बताने की आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, बी ऑप्शन है वे 10 टू द पावर -10 मीटर क्रम के प्रसारण में होते हैं, सी परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं और डी एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और सारे सही है परमाणु के बारे में, यही गलत है आपका ए ऑप्शन, क्योंकि 2 तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14,
शब्द परमाणु को किसने खोजा? आपको बताने की परमाणु शब्द की खोज किसने की? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन है आपका कणाद, सी ऑप्शन है आपका लेवोजियर और डी ऑप्शन है डेमोक्रिट्स। तो परमाणु शब्द की खोज किसने की थी? तो डेमोक्रिट्स ने की थी। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेमोक्रिट्स। लेकिन परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? वो की थी जॉन डाल्टन ने। आपको एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि परमाणु शब्द की खोज किसने की थी, तो डेमोक्रिट्स ने की थी। अगर ऐसा है कि परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो जॉन डाल्टन ने की थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बनाते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अणु, बी ऑप्शन है तत्व, सी ऑप्शन है आपका तत्व और मिश्र धातु दोनों, और डी मिश्र धातु। तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अणु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अणु, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है आयन और डी ऑप्शन है प्रोटॉन। तो एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आपके अणु। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अणु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। आपको बताने की कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन आपका 40। तो कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो कितना है? 40 है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 40। परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक या संख्या वो कितनी है? 20 है। ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? वो है 20। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 44, सी 14 और डी 27.3। तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3% होती है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत डैश है। आपको बताना है कि H2O में हाइड्रोजन कितना परसेंट है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1.11, बी ऑप्शन है 11.11, सी ऑप्शन है 5.55 और डी ऑप्शन है आपका 55.5। तो H2O में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? तो 11.11। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है H2O में, तो इनका रेशो क्या होता है? 1:8। अगर हम H2O में हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1/9 इंटू 100। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11.11 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आता है आपका ये 11.11। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? आपको बताना है कि ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन आपका नाइट्रोजन और डी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केंद्रक, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है सेंट्रोसोम और डी ऑप्शन है लाइसोसोम। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5 से 5 पीएच तक होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? आपका अम्लीय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है इन चार कथन में से कौन सा कथन गलत है। ए,
किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। बी, श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और सी, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। और डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से पायरुविक अम्ल का विघटन होता है। किसका होता है? एसिटिक का नहीं होता। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का। पायरुविक अम्ल का विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका औषधियों और विषों का निराविषीकरण, बी ऑप्शन है लिपिड का संश्लेषण, सी ऑप्शन है प्रोटीन का संश्लेषण, और डी ऑप्शन है आपका जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो कशेरुकियों में यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? वो किया जाता है औषधियों और विषों का निराविषीकरण। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कशेरुकी प्राणियों या जीवों के यकृत कोशिकाओं में एसईआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण या निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? आपको बताने की कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है गोल्गी काय, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी ऑप्शन है हरित लवक। तो कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है राइबोसोम को। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया है किसे कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है आपका लाल रक्त कणिकाएं, बी ऑप्शन है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं, और डी ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपका कोई भी फ्रेंड तैयारी कर रहा है रेलवे ग्रुप डी की, तो आप ये वीडियो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।